सो होमीज वेलकम बैक टू अनदर बिग टाइम वीडियो ऑफ सॉलिड स्टार। और आज के सेकंड हाफ में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आई नो मैं वीडियो थोड़ा सा लेट ला रही हूँ, बट गाइस क्या करें, अभी सीन ही कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन गाइस फिकर नॉट, आज के इस वीडियो में तुम्हें भरपूर मजा आने वाला है और प्रोबेबली अब से वीडियोस तुम्हें ऑन टाइम देखने को मिल जाया करेंगी। तो चलो फिर वीडियो को शुरू कर दे। बट इससे पहले गाइस आई होप कि तुम लोगों ने इससे पहले का जो ब्रेक डाउन वीडियो जो फर्स्ट हाफ है उसे जरूर देखा होगा, जाके देख लेना। ह्यूज एक्स क्रिएटर की जो फाइट है ना, देख के तुम्हें स्वाद आ जाएगा, मेरी गारंटी है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो एग्जैक्टली उसी मोमेंट से स्टार्ट होती है जहाँ पे हमारा लास्ट वाला जो ब्रेक डाउन वीडियो वो एंड हुआ था और हमने देखा था कि यहाँ पे लू फेंग को फाइनली जो एक्स क्रिएटर और जो डिवाइन आई रेस के ये जो ट्रू मास्टर्स थे ना, इनके बीच का जो पावर लेवल का गैप है इसका अंदाजा लग चुका था। इवन कि यहाँ पे ह्यूज एक्स क्रिएटर जो कि भाई क्या कमाल की फाइट करते हैं, दोनों ट्रू मास्टर्स को वो यहाँ अकेले अपने दम पर उल्टे पैर भगा देता है। इवन कि यहाँ उनमें से एक तो छिप जाता है उसके मिनी स्टोरेज के अंदर, वहीं दूसरा वाला बंदा उससे तो 3 बहुत ही स्पेशल और रेयर टाइप के ट्रेजर्स को वो लेता है, तब जाके उसे जाने देता है। इवन कि ह्यूज एक्स क्रिएटर अपने मास्टर माउंटेन सिटिंग गेस्ट और यहाँ पे जो डेविल चाइल्ड था ना, उन दोनों से प्रॉमिस लेता है कि वो उसके सीक्रेट स्ट्रेंथ के बारे में किसी को भी ना बताए। अब ये सारी चीजें देखकर वो काफी ज्यादा सोच में पड़ चुका था। इवन की जो ट्रू गॉड्स है ना और रिजन यूनिवर्स के, उसके बारे में भी लू फेंग सोचने लगता है। तो मास्टर उससे कहने लगते हैं कि इस सब पे ध्यान मत दो, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है और जिस हिसाब से तुम प्रोग्रेस कर रहे हो तुम्हें सबसे पहले ब्रेक थ्रू पे फोकस करना चाहिए। और ये कहते हुए वो उसके पास उसी आर्मर को दे देते हैं, यानी कि वही गॉडली आर्मर को, जैसे कि उन्होंने और ज्यादा एनहेंस किया था, रिपेयर किया था। यहाँ पे लू फेंग इसे लेते साथ ही ट्राई करता है और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था और तुम्हें से ज्यादातर लोगों का भी यही कहना था कि हाँ जी, उसका जो ऑर्डिनरी सूट है वो कुछ ज्यादा ही कमाल का लगता है, उसके सामने ये गॉडली आर्मर का जो नया लुक है ये कुछ खास नहीं है। जहाँ पे लू फेंग इसे पहनते साथ ही इसके पावर को फील करता है, लेकिन मास्टर उसे यही बताते कि एक बात याद रखना, तुम्हारा मिशन इस वक्त सच्चाई को जानने का नहीं है, बल्कि जो सीक्रेट्स यहाँ पे छिपे हुए हैं जिसके जरिए से तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो, इवन कि अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज करते हुए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, तो तुम्हें इस पे फोकस करना चाहिए। जो चीज तुम्हारे हद में नहीं है उसके बारे में सोचना बेकार है। इसी के साथ लू फेंग को ये भी आइडिया लग चुका था कि मास्टर इस वक्त इन दोनों के रिलेशन को ऑफिशियली पब्लिक नहीं करना चाहते, जिसके चलते यहाँ पे लू फेंग को भी थोड़ा सा लो प्रोफाइल वे में एक्ट करना होगा। और वो डिसाइड करता है कि वो शीवो विंग्स को बिल्कुल हाइड करके रखेगा ताकि दुश्मन उसके पीछे यहाँ दौड़कर ना आ जाए और मास्टर को उसे बचाने के लिए ना आना पड़े। और इसी के लिए वो अपना सारा वक्त अब उन सीक्रेट इनग्रेविंग्स को पढ़ने और सीखने में लगा देता है। इसी के साथ गाइस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि लू फेंग अपना थोड़ा लो प्रोफाइल रखते हुए बहुत ही सीक्रेटली काम करता है। बीते सालों में उसने बस लगातार स्टडीज करना ही जरूरी समझा उन सीक्रेट इनग्रेविंग्स को, और यूनिवर्स ओशन में उसने काफी हद तक ट्रैवल भी किया और साथ ही उसने काफी सारे दुश्मनों का सामना भी किया, लेकिन कभी भी अपने शीवो विंग्स को आड़े हाथों नहीं आने दिया। और यहाँ अब हमें लू फेंग भी अपनी स्टोरी अपने नजरिए से बताने लगता है कि मैंने बहुत सी चीजों का सामना किया, सेंचुरीज तक मैंने लगातार स्टडी करने के बाद आगे एक्सप्लोर किया और इस दौरान मैंने काफी ऐसे दुश्मनों का भी सामना किया जिनसे मुझे काफी सीक्रेट और जो काफी रेयर इनसाइट्स हैं उनका पता चला, जिसके जरिए से कल्टीवेशन का रास्ता मेरे लिए और ज्यादा आसान बनता गया। लेकिन मैं फिर भी रुका नहीं, लगातार आगे बढ़ता रहा और जब जब मुझे मौका मिलता रहा तब तक मैंने खुद को हाइड कर लिया और लगातार वापस से उन सीक्रेट इनग्रेविंग्स को और डीपली स्टडी करना शुरू कर दिया। इस दौरान मैं जितना ज्यादा इन्हें रीड करता जाता, जितना ज्यादा इनके साथ वक्त बिताता जाता, जो मेरी मास्टरी है ना सीक्रेट इनग्रेविंग्स पैथ के ऊपर वो और ज्यादा टफ होती गई। इवन कि मुझे खुद भी पता नहीं चला कि मैं कब इसमें इतना ज्यादा एडवांस हो गया कि मेरी जो मास्टरी है सीक्रेट इनग्रेविंग्स पैथ में वो यूनिवर्स मास्टर लेवल तक पहुंच चुकी। लेकिन जितना ज्यादा मैं स्टडी करता जाता उतना ही ज्यादा मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था और मैं रुका नहीं, अभी तक लगातार मैं उन्हें स्टडी करता हुआ जा रहा हूँ। लेकिन जब उसकी मास्टरी एक यूनिवर्स मास्टर लेवल तक की पहुंच जाती है तो लू फेंग थोड़ा शांत होता है, थोड़ा सांस लेता है और अब सोचता है कि उसे थोड़ा आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और जब वो ये सारी बातें सोच ही रहा था ना, तभी उसके दिमाग में सबसे पहला थॉट ब्लैक स्ट्रिप स्टोन पिलर्स के बारे में आता है, यानी कि वही ब्लैक स्ट्रिप स्टोन पिलर स्पेस जिसको विजिट करने के लिए लू फेंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अब यहाँ पे वो इमीडिएटली निकल पड़ता है सीधा उसी जगह को विजिट करने के लिए और कहने लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि उन सीक्रेट्स का पता लगाया जाए, मुझे जाना है, मुझे वहाँ पे जाके देखना है कि आखिर 5 केओस मास्टर ने उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर क्या छिपा के रखा है, जिसके लिए मैं डे 1 से मेहनत करता हुआ आ रहा हूँ। लू फेंग तेजी से बढ़ता चला जाता है और काफी महीने तक ऐसे ट्रैवल करते करते फाइनली वो एक जगह डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, जहाँ पे जाते साथ ही वो लैंड करता है। लेकिन ये जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी कि लू फेंग इसे देखकर खुद भी हैरान था, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एग्जैक्टली इस वक्त लू फेंग कितनी दूरी पे मौजूद है। लिटरली वो यहाँ से काफी दूरी पर पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी की दूरी ना बहुत ही कम होगी इसके आगे। यहाँ का एटमॉस्फेयर भी पहले से काफी ज्यादा डिफरेंट था। अब तक उसने जितनी मिस्टीरियस सी जगह देखी ना, उसमें ये शायद सबसे ज्यादा मिस्टीरियस होगा। यहाँ चारों तरफ हवा में फ्लोट होते हुए उसे चट्टानें नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जो सिंगल स्टोन पिलर नजर आता है ना, उसे देखते साथ ही उसके खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी यहाँ पे आ चुका, जब वो ये नजारा देखती है तो भाई उसे ऐसी चिलनेस फील होती है कि इतने कंफर्ट जोन में रहने के बाद भी उसे ठंड सी लग जाती है।
और तभी आटुका को बाबता आते साथ ही धक्का दे देती है और कहने लगती है कि दफा हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। और तभी बाबता इसके बारे में बताने लगती है कि यार ये सिंगल स्टोन पिलर जरा इसे देखो, ये कितना ज्यादा विशालकाय है। अगर मैं अंदाजा भी लगाऊं ना तो भी ये बहुत इजीली 1000 लाइट ईयर से भी ज्यादा लंबा होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका कोई अंत है ही नहीं। अब जरा सोचो इसके अंदर का जो रास्ता होगा, जो चीजें होंगी वो कितनी ज्यादा मिस्टीरियस होंगी। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये ब्लैक स्टोन जिसकी ना गहराई और ना ऊंचाई किसी का पता चल रहा था, लू फेंग तक भी इसे देखकर ऊपर से नीचे तक इसे देखने लगता है। जहाँ जहाँ तक उसकी नजरें जाती है वहाँ तक बस ये पिलर उसे नजर आता है। सडनली यहाँ पर काफी सारे ऐसे बेस कैंप जैसी जगह भी नजर आ रही थी, एक ऐसा चेम्बर जैसा टावर जिसके सराउंडिंग्स की एनर्जी और ज्यादा मिस्टीरियस थी और ये लोग ही इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिसके चलते यहाँ आसपास का कोई भी लॉ इस वजह से लागू नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे अपना लू फेंग यानी अपना प्रोटैगनिस्ट ये सारी चीजें देखकर एक्सप्लोर कर ही रहा था, हैरान हो ही रहा था कि सडनली यहाँ पर एक जायंट सा बीस्ट जैसा बर्ड उड़ते हुए आता है, अपने पंजों को लू फेंग के ऊपर लॉक करता है और देखकर लग रहा था कि जैसे ये इसे उठा ले जाएगा, लेकिन सडनली जैसे ही लू फेंग उसे देखता है अचानक से वो आकर उसके सामने खड़ा हो चुका था। लू फेंग जिसने कि अपना चेहरा छुपा लिया था, जैसे ही वो उस जायंट से बर्ड को देखता है ना, अचानक से अपना मास्क हटाते हुए स्माइल करता है और कहने लगता है कि क्या स्वॉलो हॉक मास्टर आप यहाँ पे तभी स्वॉलो हॉक मास्टर जैसे कि तुमने गाइस हॉन्गमिंग अलायंस के अंदर देखा होगा काफी बार। अगर तुम सॉलिड स्टार को अच्छे से फॉलो करते आ रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें इसके बारे में तो जरूर पता होगा। अब यहाँ पे वो भी लू फेंग को यहाँ पे देखकर भाई सरप्राइज हो चुका था और हंसते हुए कहने लगता है कि सच में मुझे लगा नहीं था कि मुझे यहाँ पर हॉन्गमिंग अलायंस का एक मेंबर ऐसी इस जगह पर इस सीक्रेट चेम्बर में देखने को मिलेगा। वाह, यूनिवर्स बोर्ड के इस रीजन पे जहाँ पर एक दुश्मन को देख पाना भी इतना ज्यादा रेयर है, मैं यहाँ पर अपने अलायंस मेंबर को देखूंगा। क्या बात है, सच बता रहा हूँ, दिन है या रात यहाँ पता तो नहीं चलता, लेकिन जो भी है शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और सच में अब तो मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि पक्का मेरे हाथ में कुछ ना कुछ तो लगेगा। ये कहते हुए वो स्माइल करता है और जिसके बाद ये दोनों पुराने दोस्त आगे की ओर एक साथ ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं और यहाँ से उड़ते हुए आगे की ओर जा रहे थे। तभी जो स्वॉलो हॉक मास्टर है वो लू फेंग को चुप होता हुआ देखकर कहने लगता है कि क्या बात है, कुछ बोलो भी। वैसे भी ये जो ब्लैक स्प्लिट स्टोन पिलर है ना, ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस जगह है, तुम्हें तो पता ही होगा कि इसके अंदर एंशिएंट सीक्रेट इंग्रेविंग्स मौजूद है और वो भी प्रोफाउंड लेवल के। यहाँ पर लू फेंग उसकी सारी बातें सुन रहा था, तभी वो बताने लगता है कि हाँ मैंने जो कहा सच है और जितना ज्यादा तुम इसके करीब जाने की कोशिश करोगे ना, उतना ज्यादा ही टाइम तुम्हारे आसपास और तेजी से और स्पीड के साथ फ्लो करेगा। मतलब कि अगर तुम इससे दूरी बनाए रहो तो ही अच्छा है और दूर से ही इसे फॉलो करते हुए फ्लाई करो तो और ज्यादा बेहतर, क्योंकि जितना ज्यादा करीब होते जाओगे ना तुम तो इसका जो विल पावर का जो इम्पैक्ट है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है, सेकंड्स में किसी की भी धज्जियां उड़ा सकता है। लेकिन यही चीज तो इसे सबसे ज्यादा रेयर बनाती है। अगर इसके थोड़े करीब जाकर बॉडी को अपना टेम्पर करो, अपनी विल पावर को टेम्पर करने की कोशिश करो तो तुम्हारी विल पावर के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये कहते हुए वो लू फेंग की तरफ देख के स्माइल करता है, फिर बताने लगता है कि तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो और ट्रेन कर सकते हो। अगर विल पावर का इम्पैक्ट तुम पे ज्यादा पड़ने लगे तो बस तुम मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आके तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर लू फेंग कहने लगता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी ट्राई करना चाहूंगा और अपने विल पावर को आजमाना चाहूंगा। अब यहाँ पे विल को टेम्पर करने के लिए, उसे आजमाने के लिए लू फेंग सीधा आगे की ओर बढ़ जाता है। इस दौरान जो छोटे छोटे टीले थे ना, उसके ऊपर हमें काफी सारे कल्टीवेटर्स नजर आते हैं जो कि अलग अलग रेसेस से और अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर ये लोग भी सेम विल पावर को टेम्पर करते हुए यहाँ पर उसे आजमाने के लिए आए थे। अब इस दौरान जब ये लोग इस काम में बिजी थे ना, तभी यहाँ पर तेजी से इनके पास से लू फेंग और जो स्वॉलो हॉक मास्टर है वो तेजी से गुजरते हैं। अब इनके ऑरा को फील करते हुए अचानक से सबका ध्यान टूट जाता है और वो लोग भी उसी ओर देखने लगते हैं जिस ओर लू फेंग और स्वॉलो हॉक मास्टर गए थे। यहाँ पर जो स्वॉलो हॉक मास्टर की ऑरा थी ना, उसे फील करते साथ ही यहाँ पर एक बंदा जो कि मास्क पहना हुआ था वो कहने लगता है कि ये तो वही स्वॉलो हॉक मास्टर है ना, और इसका तो समझ में आता है, लेकिन ये जो दूसरी ऑरा और ये जो दूसरा बंदा इसके सामने मौजूद था ये कौन था? लेकिन जैसे लू फेंग की ऑरा से फेमिलियर सी लगती है ना, तो वो हैरानी के साथ कहता है कि ये तो सिल्वर विंग लॉर्ड लू फेंग है ना? हाँ बिल्कुल, ये वही होगा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, ये जरूर से वही है। इस दौरान लू फेंग और जो स्वॉलो हॉक मास्टर है ये दोनों काफी दूर तक आगे बढ़ चुके थे, लेकिन वो बंदा अभी भी लू फेंग की ओर ही देखे जा रहा था। तभी यहाँ पे जो दूसरा बंदा था यानी कि सी ग्रीन मास्टर, वो यहाँ कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल ये वही है, और याद रखना हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जो कि 600 सेंचुरीज पहले इस यूनिवर्स ओशन में जिसने अपना पहला कदम रखा था, जिसने अपना खूब नाम बनाया न सिर्फ ओरिजिनल यूनिवर्स में बल्कि यूनिवर्स ओशन के अंदर भी। इवन कि अपने अंतिम पलों में इसने तो 5 केओस मास्टर का भी सामना किया था और एक ऐसी मेजर बैटल जो कि उसने उस डीप एबिस के अंदर एक खतरनाक से ओपोनेंट के सामने लड़ी, उसे कोई नहीं भूल सकता। जिसपे वो दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल मुझे सब कुछ याद है। जिसपे जो सी ग्रीन मास्टर है वो कहने लगते हैं कि हाँ, पर मुझे ये सवाल आता है मेरे मन में कि उसके ऐसे मारे जाने के बाद आखिर वो कौन सा पर्सन होगा जिसने कि उसके ट्रेजर्स को हासिल किया? आखिर वो कौन पर्सन होगा जिसके पास गॉडली आर्मर होगा? क्योंकि सिल्वर विंग ट्रेजर और जो एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। सुनने में तो ये भी आया है कि ह्यूमन रेस और डिवाइन आई रेस के लोग भी उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। इस दौरान
यहाँ पे हम लू फेंग को देखते हैं जो कि दूर से इन सारी बातों को सुन रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। अब इस दौरान जैसे जैसे वो करीब जा रहा था ना, सडनली यहाँ पर बाबाता को नजर आ जाता है वो चेम्बर, वही स्पेस चेम्बर जिसके जैसे यहाँ पर काफी सारे चेम्बर्स मौजूद थे और जिनकी तलाश में ये लोग यहाँ पे आए थे। अब इस दौरान बाबाता लू फेंग को बताने लगती है कि जरा देखो ये वही है ना, हम तो इन्हीं की तलाश कर रहे हैं। लू फेंग यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे चेम्बर्स को टटोलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर काफी सारे थे और मन में बस वो इतना ही कहता है कि न जाने इनमें से असली वाला चेम्बर कौन सा होगा। असली वाला चेम्बर यानी कि 5 केओस मास्टर का वो ट्रू चेम्बर जिसके अंदर की उसे वो अल्टीमेट ट्रेजर्स मिलने वाले हैं। मतलब कि हो सकता है अगर उसने कुछ छोड़ा हो तो। यहाँ पे लू फेंग सोच में पड़ जाता है कि न जाने इतने सारे चेम्बर्स में उसका टोकन किस चेम्बर से लिंक्ड करता होगा। अब यहाँ पे ये लोग उस पिलर के ना काफी क्लोज आ चुके थे, साथ ही यहाँ पे जो स्वॉलो हॉक मास्टर थे वो भी काफी करीब जा रहे थे और लू फेंग की स्पीड और उसकी ये जो विल पावर को कंट्रोल करने की ताकत है ना, उसे देखकर वो खुद हैरान थे। लू फेंग कहने लगता है कि मैंने न जाने कितने सालों से अपनी विल पावर को टेम्पर किया है, तब जाकर आज मैं यहाँ पर इस हद तक आ पाया। और यहाँ पे यही सेम सवाल जो स्वॉलो हॉक मास्टर थे ना उनके मन में भी चल रहा था कि यार मैंने तो इतने सालों तक अपने विल पावर को टेम्पर किया, तब जाके मैं यहाँ आ पाया, तो आखिर ये कैसे यहाँ तक आ पाया, आखिर इतनी आसानी से वो इन सबको कैसे झेल पा रहा है, या फिर बस ये मेरे सामने प्रिटेंड कर रहा है। लेकिन अगर कोई प्रिटेंड भी करे तो भी वो इस हद तक थोड़ी जा सकता है। यहाँ पे तभी लू फेंग जो कि चुपचाप आगे बढ़ रहा था, सडनली इतनी चुप्पी को देखकर वो कहने लगता है कि आपने फील किया यहाँ का जो टाइम फ्लो है वो 200 गुना ज्यादा तेज है। अब ये सुनकर स्वॉलो हॉक मास्टर कहने लगते कि अच्छा ये तुम्हें ज्यादा लग रहा है, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस जगह पर मैं खुद के विल को टेम्पर करता हूँ वहाँ का जो टाइम फ्लो है ना वो 1100 गुना फास्टर है। ये सुनकर इवन की लू फेंग भी थोड़ा हैरान था और फिर वो आगे बताने लगता है कि जिस जगह पर मैं ट्रेन करता हूँ वहाँ की जो रिपोर्ट्स हैं उसे रोज मॉनिटर किया जाता है। इवन की यहाँ पे जो ट्रू गॉड है ना बेइची मास्टर, वो जिस जगह पर अपने विल को टेम्पर करते हैं वहाँ का टाइम फ्लो सुनकर तुम्हारे पैर तले जमीन खिसक जाएगी। जिसपे लू फेंग पूछता है कि कितनी है, जिसपे वो बताने लगता है कि वहाँ का टाइम फ्लो 1,30,000 गुना तेज है। भाई लिटरली ये सुनकर तो इवन की मैं खुद हैरान थी। आई थिंक जो ब्रोकन हार्ट पर्सन होते हैं ना उनके लिए मूव ऑन करने के लिए बेस्ट जगह है। यहाँ पे लू फेंग, बाबाता, आटुका सब के सब हैरान थे कि क्या 1,30,000। लेकिन लू फेंग तो ये सुन के हैरान था कि यहाँ पर एक ट्रू गॉड भी ट्रेनिंग करने के लिए आता है। और तभी वो उसके बारे में जैसे पूछता है तो यहाँ पे जो शैलो हॉक मास्टर है वो बताने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल बेइची स्टार मास्टर वो काफी ज्यादा अच्छे नेचर के पर्सन है, उनके अंदर अकड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, काफी ज्यादा हम्बल भी है। तुम जब उनसे मिलोगे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। बट अफसोस की बात है वो कभी निकलते नहीं है उस जगह से। इवन कि वो इतना ज्यादा काइंड है कि वो अपने इनसाइट्स तक को भी दूसरों के लिए ओपन कर देते हैं ताकि जो लोग भी सूटेबल पर्सन है उनके इनसाइट के लिए वो लोग यहाँ पर आकर नॉलेज को गेन कर पाए। और इसी के चलते यहाँ पर तुम जितने भी लोग देखोगे ना उन्होंने कभी ना कभी तो उनके बारे में सुन रखा है, कभी ना कभी तो उनकी मुलाकात हुई है। इसी के चलते पिलर के इस ओर तुम्हें ज्यादा कल्टिवेटर्स नजर आएंगे बजाय की दूसरी ओर। लेकिन यहाँ पर एक और ट्रू गॉड भी मौजूद है जैसे कि रैम्पिंग डेविल गॉड कहा जाता है और वो कितना ज्यादा खतरनाक है ये तो तुम ना ही पूछो तो बेहतर है। मैं उनके बारे में बुरा नहीं कहूंगा लेकिन वो काफी ज्यादा ना अनप्रेडिक्टेबल टाइप के पर्सन है। कब इनका मिजाज बिगड़ जाए तुम समझ भी नहीं पाओगे और पलक झपकते ही तुम्हारा वजूद तक ये मिटा देंगे और यही चीज इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। बेहतर होगा कि तुम उनके बारे में सोचना ही छोड़ दो। अब यहाँ पे जैसे जैसे वो उस बीइंग के बारे में बताता जाता है ना तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो स्वॉलो हॉक मास्टर है इसका गुस्सा भी जैसे 7वें आसमान में बढ़ता जाता है, उसकी टोन चेंज होने लगती है तो वो थोड़ा चुप हो जाता है। अब तभी यहाँ पर जो दूर मौजूद लोग थे ना जो कि अभी भी अपने अपने विल पावर को टेम्पर कर रहे थे, अचानक से उनमें से एक की आंख खुलती है और ये लोग जैसे ही लू फेंग और जो स्वॉलो हॉक मास्टर है इनकी लोकेशन को देखते हैं ना, जिस डायरेक्शन ये बढ़ रहे थे वो देखकर यहाँ मौजूद हर एक बंदा शॉक्ड हो जाता है। सभी लोग मन में कह रहे होते हैं कि आखिर ये लोग इस डायरेक्शन में जा क्यों रहे हैं। तभी यहाँ पे जो दूसरा बंदा था वो कहने लगता है कि मुझे स्वॉलो हॉक मास्टर का तो समझ में आता है लेकिन ये जो यंगस्टर है ह्यूमन वो भी यकीन नहीं हो रहा कि उसने स्वॉलो हॉक मास्टर का साथ देते हुए इस हद तक वो आ गया। मानना पड़ेगा ये कोई आम पर्सन तो हो ही नहीं सकता। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा नहीं था कि वो इस हद तक कभी जा पाएगा। अब यहाँ पर सभी लोग ना लू फेंग की जो लोकेशन है और उसकी जो कोऑर्डिनेशन है उसके ऊपर बहुत पैनी नजरें बनाए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ लू फेंग स्वॉलो हॉक मास्टर के साथ उड़ते उड़ते एक जगह पर जाके लैंड करता है और असल में ये वही जगह थी जहाँ पर स्वॉलो हॉक मास्टर अक्सर ट्रेनिंग किया करते हैं, यानी कि वही जगह जहाँ पर टाइम की स्पीड 1100 गुना ज्यादा है। अब यहाँ पे लू फेंग भी लैंड करता है। तभी यहाँ पे जो स्वॉलो हॉक मास्टर है वो उससे कहने लगते हैं कि मिल्की वे लॉर्ड ये जो जगह है ये मेरी लिमिट है लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम भी यहाँ तक आ गए। हाँ जिसका मतलब ये है कि तुम इसके आगे भी जा सकते हो और सच में मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्राउड फील भी कर रहा हूँ। इम्प्रेसिव, तुम बहुत कमाल के हो। पर अफसोस की बात है कि मैं बस इतनी दूरी तक ही तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ, इससे ज्यादा की मेरी लिमिट नहीं है। अगर मैं इससे आगे गया तो शायद मेरी बॉडी शैटर्ड हो जाए, तो अब तुम्हें यहाँ से अपना सफर अकेले ही तय करना होगा। अब यहाँ पे वो कह तो रहा था बड़ी प्राउडली वे में, लेकिन मनी मन उसे खुद भी हैरानी हो रही थी कि मैं इससे पहले से ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा हूँ लेकिन स्टिल ये मेरे लिमिट तक पहुँच गया, वो भी मुझसे कम उम्र का होता हुआ भी। यहाँ पे लू फेंग उन्हें एज अ सीनियर के तौर पे रिस्पेक्ट देते हैं और कहने लगते हैं कि आपकी गाइडेंस के लिए शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ तक कंपनी दी और अब शायद मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अब यहाँ पर उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए लू फेंग यहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब रास्ते में काफी सारे
सारे चेम्बर्स भी पड़ते हैं, इवन की काफी सारे कल्टिवेटर्स भी थे जो कि दूर दराज के इलाके में इसकी लोकेशन को ट्रेस कर रहे थे। वो सब के सब यहाँ पे हैरान थे क्योंकि बीते 6 सेंचुरी से कभी भी इन्होंने ये फेमिलियर ऑरा फील नहीं की। तभी यहाँ पे हम वापस से सी ग्रीन मास्टर को देख पाते हैं जो कि लो फैंग की बढ़ती हुई डायरेक्शन को देखकर कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि एक मामूली से ह्यूमन रेस का कल्टीवेटर आज इस हद तक पहुंच गया। यहाँ पे सबके सब हैरानी के साथ लो फैंग की लिमिट को देखना चाहते थे कि अगर ये जो स्वॉलो हॉक मास्टर है उनको सरपास कर सकता है तो आखिर इसकी ट्रू लिमिट क्या है। वहीं दूसरी तरफ लो फैंग जो कि तेजी से आगे बढ़ रहा था वो फील कर पाता है कि कहीं ना कहीं अब उसके रास्ते का जो इम्पैक्ट है ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब उसे आगे बढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी और टाइम फ्लो रेट भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब गाइस ऐसे ही चलते चलते 1100 से लेकर लो फैंग 1200 की स्पीड तक पहुंच चुका था और ऐसे ही फिर थोड़ी देर और चलने के बाद वो उस हद तक पहुंच जाता है जहाँ पर जो टाइम है वो 1500 गुना ज्यादा तेजी से फ्लो करता है। बट सरप्राइजिंगली लो फैंग यहाँ पर भी नहीं रुकता और चलते चलते यहाँ पे 2300 गुना स्पीड तक पहुंच चुका था, यानी कि 2300 टाइम्स तक जैसे ही वो पहुंचता है तो भाई अब सबको ना थोड़ा ना ऐसे डाउट होने लगता है कि चलो माना ये ह्यूमन जिसे कि मिल्की वे लॉर्ड लो फैंग भी कहा जाता है, इसने काफी कारनामे किए हैं, इवन की 6 सेंचुरी पहले तक इसका दबदबा था, लेकिन यहाँ इस जगह पर तो इसे पहली बार हम देख रहे हैं और ये पहली बार में इतनी दूरी तक कैसे जा सकता है। अभी हम पहले वाले उसी बंदे को देख पाते हैं जो कि डे 1 से उसके ऊपर नजरें बनाए हुए थे और कहने लगता है कि किस मिल्की वे लॉर्ड के पास ऐसी कौन सी टेक्निक, ऐसी कौन से ट्रेजर्स है कि जिसके दम पर वो इस हद तक पहुंच गया, लेकिन बिना टेम्परिंग पावर की मदद से तो कोई भी यहाँ तक नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे लो फैंग जो कि स्मूथली आगे बढ़ रहा था, सडनली यहाँ पे उसका डिवाइन सेंस एक ऐसे पर्सन से एनकाउंटर करता है जिससे कि लो फैंग शायद यहाँ मिलने की तो कोई भी उम्मीद कर ही नहीं सकता। हाँ जी, यहाँ पे डिवाइन आई रेस की कल्टीवेटर नजर आती है जो कि एक चट्टान के ऊपर मौजूद थी और बस यही पर ना लो फैंग की लिमिट होती है और जो की थी 3000 टाइम। अचानक से लो फैंग के ऊपर एक्सट्रीमली प्रेशर पड़ने लगता है जिसके चलते वो अब आगे फ्लाई नहीं कर पाता और वहीं पर जमीन पर सीधा जा गिरता है। लो फैंग खुद को बैलेंस करते हुए यहाँ पर खुद को खड़ा करता है और कुछ 6 सेकंड में वो यहाँ पर चलने भी लगता है और कहने लगता है कि शायद अब यही जगह होगी जहाँ पर मुझे मेरी विल को टेम्पर करना है। ये कहते हुए वो आसपास की जगह को बड़े ही गौर से देख रहा था और सडनली यहाँ पे डिवाइन आई रेस की वो जो कल्टीवेटर थी ना उसकी नजर भी लो फैंग पे सेट हो जाती है। अचानक से इसकी आंखें ग्लो करती है, वो स्माइल करने लगती है। वही दूसरी तरफ लो फैंग जैसे ही एक कदम बढ़ाता है ना सब कुछ जैसे फ्रीज हो जाता है। भाई यहाँ पे जैसे ही लो फैंग को वो ऑब्जर्व करती है ना पूरा 360 डिग्री वो समझ आती है कि ये पर्सन कौन है और ये कोई आम पर्सन नहीं है। यहाँ पे लो फैंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वो कहने लगती है अच्छा तो ये सिल्वर विंग लो फैंग है, AKA सिल्वर विंग लॉर्ड। अब ये लेडी जो कि क्लियर आई मास्टर है उसको ना लो फैंग भी यहाँ ऑब्जर्व कर लेता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे देखते साथ ही वो मन में कहने लगता है कि एक और डिवाइन आई रेस की मेंबर। हाँ, मुझे लगा नहीं था कि ये लोग यहाँ मुझे मिलेंगे, लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैं यहाँ पर 5 केओस मास्टर के चेम्बर की तलाश में आया था और जो कि इन्हीं की रेस से बिलोंग करती है। अब तभी जो क्लियर आई मास्टर थी ना वो यहाँ पर अपने डोमेन का एक ऐसा जाल बुनती है कि लो फैंग एक कदम आगे नहीं हिला पाता, वो यहाँ पर फ्रीज हो चुका था और बस इसके प्रेशर को फील किया जा रहा था। तभी लो फैंग जैसे ही अपने फिंगर्स को मूव करने की कोशिश करता है तो ये भी नहीं होती और तभी उसकी इस मिजरेबल सी सिचुएशन को देख करना जो यहाँ पे क्लियर आई मास्टर थी वो काफी ज्यादा खुश थी। उसके हाथ में उसका मिरर जैसी चीज था और आई गेस इसी के चलते इसे क्लियर आई मास्टर कहते होंगे। अब तभी यहाँ पे इसको देखते साथ ही जो बाबा है वो कहने लगती है कि जरा इसकी ऑरा देखो, इसकी ऑरा ही बता रही है कि ये वाकई में एक टायर 5 की यूनिवर्स मास्टर है, यानी कि ये 5 केओस मास्टर के इक्वल है। यार हम एक से ही डील करते करते बाल बचे हैं और अब एक और ओपोनेंट हमारे सामने खड़ा है। मुझे नहीं लगता लो फैंग तुम्हारा सफर आसान होने वाला है। जिसके बाद वो बताती है कि ये असल में सोल अटैक्स और इल्यूजन में काफी ज्यादा माहिर है, मतलब कि तुम्हारे लिए थोड़ी मुश्किल तो होने वाली है। अब यहाँ पे लो फैंग जो कि उसे देखे जा रहा था वो यहाँ पे सब कुछ प्लान कर लेता है कि अगर ये मुझ पे हमला करेगी तो मुझे क्या करना है, लेकिन वो इतना तो श्योर था कि शायद ऐसी जगह पर वो फाइट ना चाहे क्योंकि ऐसे तो फिर दूसरे लोगों का ध्यान भी उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो क्लियर आई मास्टर थी वो कहने लगती है कि अब जबकि हम यहाँ पर मिल रहे हैं तो मुझे यकीन हो चुका है कि किस्मत जैसी भी कोई चीज होती है और हमारा मिलना किस्मत का लिखा था और जो तुमने अल्टीमेट आरो और 5 केओस के साथ किया है उनका बदला तो मुझे लेना बनता है। आफ्टर ऑल मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और उनकी तरफ से मैं तुम्हें यहाँ पर एक प्रॉपर वेलकम देने वाली हूँ। गए काम से यार। अब यहाँ पे क्लियर आइड मास्टर पूरी तरीके से रेडी थी। इमीडिएटली वो यहाँ पर अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करती है जहाँ पर एक बहुत बड़ी सी आई बॉल लुओ फैंग के सामने आके प्रकट हो जाती है और वो लुओ फैंग को घूरना शुरू कर देती है। जिसके बाद यहाँ पे जो क्लियर आई मास्टर थी वो इमीडिएटली हैंड साइंस बनाते हुए अपनी क्लियर एक्सटर्मिनेशन ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज कर दिया। ऐसा करते साथ ही भाई लुओ फैंग को 1 सेकंड्स में इतना तेज प्रेशर पड़ता है ना, इतना ज्यादा कि उसकी विल पावर जैसे यहाँ पे शैटर करने वाली हो। अलग अलग टाइप के इल्यूजन अपने नजरों के सामने नजर आते हैं। इवन कि उसका सोल जो है वो थोड़ा सा शेक करने लगता है जैसे कि उसे काफी ज्यादा पैनिक हो रहा हो। यहाँ पे जो उसने बिल्कुल क्लियर एक्सटर्मिनेशन का जो इल्यूजन क्रिएट किया था ना, लुओ फैंग पलक झपकती ऐसा फील कर पा रहा था कि जैसे कि वो मारा जा चुका है, वो इस इल्यूजन में ट्रैप हो चुका था। बंदे के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल हिल डुल नहीं पा रहा था और उसकी ये कंडीशन देखकर क्लियर आई मास्टर काफी ज्यादा खुश होती है और
उसके हाथ में वो जो छोटू सा ड्रैगन था उसे सहलाते हुए कहने लगती है कि अभी तो बस खेल शुरू हुआ है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और कब तुम मेरे नजरों के सामने पल भर में ही धूल के कण बन के रह जाओगे। और मजे की बात यह है कि जब तुम्हारी अपीयरेंस नथिंगनेस में बदल जाएगी ना, तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होगा। और बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो और सोलर स्टार का सेकंड हाफ ही यहीं पे एंड होता है। अब यहाँ पे वीडियो के एंड में गाइस ये जो ब्लैक स्ट्रिप स्टोन पिलर स्पेस है ना, इसके बारे में थोड़ी सी हमें नॉलेज दी जाती है कि असल में ये एक अपने आप में एंशिएंट रिलिक है और इसके आसपास का जो स्पेस है ना, इसे यूनिवर्स वोर्ड के अंदर वन ऑफ द फ्यू जो डेंजरस थिंग्स है उनमें से एक मानी जाती है, और वो भी इनर रीजन के। और इसकी जो यूनिक कंडीशन है, ये जो पावरफुल बीइंग्स है ना, उनके लिए एक आइडियल ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाती है, जिसके चलते लोग यहाँ पर आकर अपनी विल पावर को ट्रेन करते हैं। सो गाइस, इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो तो यहीं पे एंड होता है। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, पिन कमेंट में जो वीडियो का लिंक दिया गया है, जो कि असल में एक कमाल के सीरीज का ब्रेकडाउन वीडियो है, उसे जाके चेकआउट जरूर कर लेना। अगर तुम एक्शन, एनिमेशन और रूथलेस दोनों के फैन हो ना, तो तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। सो यार, वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना, मेरी गारंटी यार तुम्हें बहुत पसंद आएगी। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलती हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।